Good morning, my dear students. We have already discussed RMS value in our last lecture. और AC का बेसिक हमने पढ़ लिया था, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखा था, उसकी RMS वैल्यू देखी थी. आज हमको क्या करना है, कुछ स्पेशल सर्किट्स पढ़ने हैं जिनका यूज़ हम आगे LCR सर्किट में करने वाले हैं. मतलब LCR सर्किट का बेस हम जनरेट करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. LCR सर्किट, रेडियो में चैनल्स वगैरह की ट्यूनिंग होती है ना, वो LCR सर्किट से ही होती है. कैसे होती है वो जब LCR सर्किट पढ़ लेंगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा. ठीक है, अब देखो लास्ट वीडियो में हमने VRMS वैल्यू निकाल ली थी. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पूछ लूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 220 वोल्ट AC हमारे घर पे आती है, तो इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट उस AC वोल्टेज की RMS वैल्यू है. मैक्सिमम वैल्यू कुछ और होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं. VRMS इक्वल्स टू 220 वोल्ट, और VRMS का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है. क्या होता है वो? V मैक्सिमम बाई √2. चाहे मैक्सिमम लिख लो चाहे नोट लगा लो, कुछ मर्जी, रिप्रेजेंटेशन ही देनी है मैक्सिमम वोल्टेज की, तो मैंने V नोट दे दी यहाँ पे. इसके बाद V नोट की वैल्यू क्या आएगी, √2 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा. इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग 308 वोल्ट. मतलब जो हमारे घर में वोल्टेज आती है उसकी RMS वैल्यू 220 वोल्ट है, मैक्सिमम वैल्यू 308 है. मतलब हमारे घर में अगर मैं उसका साइकिल बनाऊं, ये जैसे उसका मैं साइकिल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है वो 308 वोल्ट होगी. तो मतलब वो वाली वोल्टेज 0 to 308, फिर 0 to -308 ऐसे करके फ्लक्चुएट होती रहती है. लेकिन उसकी RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू जो उसकी इफेक्टिव वैल्यू वो होगी 220 वोल्ट. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्योर रेसिस्टिव सर्किट. अगर हम क्या करें, अरे ये प्लस माइनस नहीं बनाने, अगर हम क्या करें कि कोई हमारा AC वोल्टेज का सोर्स है, AC वोल्टेज का सोर्स है, उसके साथ हम एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दे, तो उस सर्किट को बोलते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट. सपोज मैंने जो यहाँ पे AC सोर्स लगाया है उसकी वैल्यू कितनी है, V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी. ये हमने फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखा था. इसी से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं AC वोल्टेज को. तो ये वोल्टेज मैंने यहाँ पे लगा रखी है, और हमें ये पता है ये सारी वोल्टेज ही रेसिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होगी, क्योंकि सर्किट में लगा ही सिर्फ रेसिस्टेंस है. तो ये सारी वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल्स टू VR, V इक्वल्स टू VR बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते. तो मैंने ये बोल दिया. उसके बाद V की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. तो VR इक्वल्स टू V की वैल्यू पुट कर दी, V नोट साइन ओमेगा टी. अब VR की जो वैल्यू है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, वो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं IR, लिख दिया IR. इससे हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, R को इधर डिवाइड में लेंगे, ये बनेगी V नोट बाई R साइन ओमेगा टी. अब V नोट बाई R इसको मैं क्या बोलूँगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया करंट का फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट. वो क्या आया, I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी, वेयर I नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, T इज द टाइम. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. अभी जितने भी हम सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें यही करेंगे, वोल्टेज हमारे पास होगी, करंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे, उसको फेजर डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. अब फेजर डायग्राम क्या होता है वो इसके बाद बताता हूँ मैं. तो ये इक्वेशन आ गई. तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जब मैंने AC वोल्टेज लगाई तो मेरे पास इतना करंट का फॉर्मूला आता है. और करंट रेसिस्टेंस में चलेगा कैसे, पहले इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे. ऐसे नहीं कि यहाँ से चल के ऐसे ऐसे पूरा ऐसे चला, ऐसे नहीं चल रहा. इधर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया. क्योंकि हमको पता ना AC वोल्टेज और AC करंट में क्या होता है, करंट अपनी डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है. पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में था, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो इसीलिए तो इसको AC बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता रहता है. तो वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया, करंट का फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन था. ठीक है, अब वोल्टेज एंड करंट के बीच में रिलेशन देखो. जितने भी सर्किट्स पढ़ेंगे हम सब में ये रिलेशन निकालना है वोल्टेज और करंट के बीच में, कि करंट वोल्टेज से
कितना फेज आगे चल रहा है या कितना फेज पीछे चल रहा है या सेम फेज में चल रहा है, वो चीज देखनी है। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फेज। याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव पढ़ा था 11th क्लास में, जो ये चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। दोनों का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस क्या है, 0। मतलब वोल्टेज की वेव एंड करंट की वेव दोनों सेम फेज में होगी। ऐसे नहीं याद होता तो आप ऐसे करो, इसको बना के देख लो। जैसे आप वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, साइन का फंक्शन है सीधी तौर से, तो वोल्टेज का साइन फंक्शन बनेगा, ये साइन फंक्शन साइन वेव बन गई, बना दिया ग्राफ, ऐसे बनेगा। करंट भी क्या है, साइन का फंक्शन है, तो इसका भी क्या ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे ही बनेगा, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ऐसे ही बनेगा ना, ये बन गया बन गया बन गया बन गया, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन है वो आई का ग्राफ है और ये सॉलिड लाइन है वो वी का ग्राफ है। साफ पता लग रहा है जब वी की वैल्यू 0 है तब आई की वैल्यू 0 है, जब आई की वैल्यू मैक्सिमम थी तब ही वी की वैल्यू मैक्सिमम थी, ऐसे ही आगे भी। तो इससे हमें पता लगता है कि वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। जब दोनों की वैल्यू मिनिमम होती है तो एक साथ मिनिमम हो रही है, जब दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है तो एक साथ मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। ये फेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये जब आगे कैपेसिटर वाले सर्किट में और इंडक्टर वाले सर्किट में देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा कि आगे पीछे कैसे हो सकता है, ये दोनों सेम फेज में थे। अब इसके बाद फेजर डायग्राम। अब पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, फेजर डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सके। देखो अभी तो आपको ना ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब LCR सर्किट पढ़ोगे ना आप, तब आप देखोगे कि ये चीज़ अगर हमें ना पढ़ी होती पहले तो LCR सर्किट कितना मुश्किल टॉपिक हो जाता, लेकिन अब हमें ये चीज़ पहले ही पता है तो LCR सर्किट ऐसे चुटकियों में करोगे और 5 मार्क्स आपके पक्के, 5 मार्क्स आपके पक्के। LCR सर्किट में से क्वेश्चन आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, न्यूमेरिकल आएगा या फिर वो डेरिवेशन आएगी, कुछ मर्जी आ सकता है, पर LCR सर्किट में से हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है। अब फेजर डायग्राम क्या होता है, देखो हमारा मेन मोटिव क्या है जो हम सर्किट्स पढ़ रहे हैं, वोल्टेज एंड करंट के बीच रिलेशन फाइंड करना, वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस देखना कि कौन कितना आगे है या पीछे है या बराबर है, जैसे इसमें तो दोनों सेम फेज में थे, ठीक है। अब फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, वोल्टेज को एंड करंट को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे और उनको एक सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, फेजर डायग्राम हम पहले तो यूज करते हैं अपनी मैथमेटिक्स सिंपल करने के लिए, वो कैसे सिंपल होगी LCR सर्किट में आपको पता लग जाएगा। नंबर 2 फेजर डायग्राम बनाते कैसे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज को एंड करंट को एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं और उनको सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल पहले मैंने ये एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, सिर्फ अंदर वाले सर्कल को देखो, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ठीक है सब। और इस ये मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एरो बना दिया, ये एरो बना दी, ये एरो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा सर्कल बना दिया, बड़ा सर्कल, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने बोला वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में रहने चाहिए, तो वोल्टेज का जो ये एरो है ये भी कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो हमारा फेजर डायग्राम कैसे बन गया कि अगर करंट इस तरफ है तो वोल्टेज भी इसी तरफ होगा। सपोज अगर करंट π/2 एंगल आगे होता तो हम क्या करते, अगर करंट को इधर बनाते तो वोल्टेज को हम किधर बनाते, इधर बनाते, इधर क्यों बनाते, क्योंकि वोल्टेज इधर है तो करंट π/2 आगे, करंट यहाँ पे होता है, वो आगे अभी क्लैरिटी नहीं आएगी, जब फेज डिफरेंस आ जाएगा ना बीच में तब क्लैरिटी आएगी कि फेज डायग्राम बनाते कैसे। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि करंट को एज ए वेक्टर लेना है, उसको एक सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है, और जो ये करंट का वेक्टर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करना है, ठीक है। वो कैसे घुमाएंगे नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर π/2 एंगल आगे है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 आगे घुमा देते हम। वो नेक्स्ट जो होगा ना सेकंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसमें क्लैरिटी आएगी। तो अभी ये नोट्स बना लेना साथ में जो हमने पढ़ा, और इसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं LCR सर्किट के लिए। LCR सर्किट
का एक डेरिवेशन होगा, रेजोनेंस होगा और पावर होगी। 3 टॉपिक्स उसमें आते हैं। ये आ गया तो कुछ भी नहीं है वो आपके लिए।